आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य में अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा वर्ष पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको हम टॉलमी द्वितीय भी कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। कहाँ भेजा था? अशोक के दरबार में भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। अशोक की माता की नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादेर्थी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों या आदेश दिया गया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख पर कुछ धार्मिक नियमों भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख एवं 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के
विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह अच्छा अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। उसके बाद अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करता है। दूसरा, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा, दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी अभिलेख जो है स्तंभ लेख चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है। यही हम देखते हैं कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मौर्य प्रांत एवं उनकी राजधानी उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णागिरी, परासी, जिसको पूर्वी प्रांत भी कहते हैं, पाटलिपुत्र, अशोक का सार एक कुन्ना, जिसे हम कंधार भी कहते हैं, अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुई। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में सूर्यस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्य पुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री प्रधानमंत्री को कहा गया है। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान को कहा गया है। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान को कहा गया है। युवराज राजपुत्र को कहा गया है। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक को कहा गया है। अंतर्वेदिक अंतापुर का अध्यक्ष को कहा गया है। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता को कहा जाता है था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रादेष्ठी कमिश्नर, पौर
नगर कोतवाल, व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष करने वाले को कहा गया है। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष को कहा गया है। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष को कहा गया है। यहीं दंडपाल, सेना का सम्मान एकत्र करने वाला को कहा गया है। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक को कहा गया है। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति कार्य: प्रथम में उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों का देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। उसके बाद हम देखते हैं युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आत्म के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति कार्य: प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, षष्ठ रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार 10 राजा हुए,
जबकि वायु पुराण के अनुसार कहा गया है कि 9 ही राजा हुए, 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। एक नया वंश, कौन सा वंश? शुंग वंश की नींव डाली।